नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैकाले के विवरण पत्र के बारे में। इससे पहले हम लोग मैकाले के विवरण पत्र के बारे में बात करें, इसके पहले आपको बता दें कि 1813 के आज्ञा पत्र में भारतीय शिक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया था कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी, परंतु उस राशि को किस शिक्षा पे खर्च की जाए, कौन से साहित्य पे खर्च किया जाए, भारतीय विद्वान का क्या तात्पर्य है, शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो, इसको लेकर के तमाम विवाद प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के रूप में हम देखते हैं। प्राच्य पाश्चात्य विवाद लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा। 1833 में जब कंपनी के आज्ञा पत्र के रिन्यूअल की बारी आई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1833 के आज्ञा पत्र में यह 1 लाख की राशि को बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया। सन 1834 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड टी.बी. मैकाले भारत आया। मैकाले की शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उसे चार्टर एक्ट 1813 की धारा 43 के निहितार्थ के संबंध में परामर्श मांगा गया। तब मैकाले ने सन 1835 में पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में अपना निर्णय दिया। लॉर्ड मैकाले ने प्राच्यवादियों तथा पाश्चात्यवादियों दोनों के विचारों को सुना तथा आज्ञा पत्र की धारा 43 का सूक्ष्म अध्ययन किया। उसने अपनी तर्कपूर्ण ढंग से बलवती भाषा में अपनी सलाह को 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के पास भेज दिया। लॉर्ड मैकाले के द्वारा गवर्नर जनरल की दी गई इस सलाह को ही मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या की, जिसमें उसने कहा कि 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा के संवर्धन हेतु किस प्रकार से व्यय करनी है, इस संबंध में गवर्नर जनरल पूर्ण स्वतंत्र हैं। साहित्य शब्द से तात्पर्य अरबी, फारसी तथा संस्कृत के साहित्य से ही नहीं वरन अंग्रेजी साहित्य को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। भारतीयों की शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा नहीं हो सकती है। भारतीय भी अंग्रेजी भाषा पढ़ने के इच्छुक हैं। भारतीय विद्वान से तात्पर्य मुस्लिम मौलवी तथा संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा व साहित्य के विद्वान से भी है। लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में प्राच्य भारतीय शिक्षा और साहित्य का जोरदार ढंग से खंडन किया तथा अंग्रेजी माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान व विज्ञान की शिक्षा की प्रबल अनुशंसा की। अपने इन विचारों के पक्ष में उसने अनेक तर्क दिए। संस्कृत, अरबी तथा फारसी भाषा के साहित्य को गंवारू, निकृष्ट व वैज्ञानिक ज्ञान से विहीन तथा फ्रेंच व अंग्रेजी भाषा के साहित्य को उसने उत्कृष्ट बताते हुए कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब के संपूर्ण साहित्य के समान महत्व रखता है। शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी का पक्ष लेते हुए लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कहा कि भारत में अंग्रेजी सत्ताधारियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। यह सरकारी पद पर बैठे उच्च वर्ग के भारतीयों के द्वारा बोली जाती है। यह समस्त पूर्वी क्षेत्र में व्यापार की भाषा बनने वाली है। अंग्रेजी भाषा हमारी भारतीय प्रजा के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। संस्कृत तथा अरबी में लिखे धार्मिक साहित्य के संरक्षण व प्रोत्साहन की नीति का खंडन करते हुए उसने कहा कि यह कहा जाता है कि संस्कृत भाषा तथा अरबी वे भाषाएं हैं जिनमें सैकड़ों लाखों लोगों के पवित्र ग्रंथ लिखे गए, इसलिए इन भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। भारत में ब्रिटिश शासक का यह कर्तव्य है कि वह न केवल सहनशील वरन सभी धार्मिक प्रश्न के प्रति उदासीन रहे, अर्थात वह इन भाषाओं का प्रोत्साहन नहीं देना चाहता था। अपने विवरण पत्र में प्रश्नगत विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत तार्किक विवेचना करने के उपरांत अंत में उसने कहा कि मेरे विचार में यह स्पष्ट है कि हम पार्लियामेंट के 1813 के अधिनियम से बाधित नहीं हैं। हम लोग किसी अभिव्यक्त अथवा अंतर्निहित शपथ से बाधित नहीं हैं। हम अपने कोश का प्रयोग इच्छानुसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें अपने सर्वोत्तम ज्ञान का शिक्षण देने में लगाना चाहिए। अंग्रेजी का ज्ञान संस्कृत व अरबी भाषा से अधिक उपयोगी है। भारतीय अंग्रेजी पढ़ने के इच्छुक हैं, न कि संस्कृत व अरबी। न तो कानून की भाषा और न ही धर्म की भाषा के रूप में संस्कृत तथा अरबी हमारे प्रोत्साहन के योग्य है। इस देश के निवासियों को उत्तम अंग्रेज विद्वान बनाना संभव है तथा इस दिशा में हमें प्रयास करने चाहिए। इस प्रकार लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में कहा कि भारत
में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रचार करना है। अपने विचारों के क्रियान्वयन के लिए उसने केवल उच्च वर्ग की शिक्षा का प्रस्ताव किया। उच्च वर्ग की शिक्षा का समर्थन करते हुए मैकाले ने तर्क दिया कि अपने सीमित साधनों में हमारे लिए यह संभव है कि जन सामान्य को शिक्षा देने का प्रयास करें। वर्तमान में हमें अपने प्रयास एक ऐसे वर्ग को बनाने में करना चाहिए जो हमारे तथा हमारे द्वारा शासित लाखों लोगों के बीच दुभाषीय का काम कर सके, जो रंग व रूप में भारतीय हो परंतु रुचि, विचार, आदर्श तथा बुद्धि में अंग्रेज हों। इस वर्ग पर हम देशी भाषाओं को परिचित करने तथा पाश्चात्य शब्दावली के वैज्ञानिक पदों से संबंधित करने एवं विशाल जनसंख्या तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य छोड़ देंगे। इस तरह से अंग्रेजों की प्रारंभिक शिक्षा नीति प्रकाश में आई, जिसमें अंग्रेजी के माध्यम से समाज के संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करके समाज के निम्न वर्ग तक शिक्षा के छन छन करसों तक पहुँचने की संकल्पना की गई, जो ब्रिटिश शासन के पूरे काल बनी रही। लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत शिक्षा प्रसार की संकल्पना को भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी के नाम से जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्राच्य पाश्चात्य विवाद के साथ ही साथ इसी काल में जन शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच भी संघर्ष चल रहा था। भारत में शिक्षा के विस्तार के संबंध में एक बड़ा प्रश्न यह भी था कि जनसाधारण को शिक्षित किया जाए अथवा किसी विशेष वर्ग को उच्च शिक्षा दी जाए। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों की शिक्षा में कम से कम धन व्यय करना चाहती थी। लॉर्ड मैकाले साधारण की शिक्षा के पक्ष में नहीं था तथा केवल उच्च वर्ग के संपन्न लोगों को शिक्षा प्रदान करना चाहता था। उसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग के चुने हुए व्यक्तियों के लिए की जाए, जहां से वह स्वतः धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। इस सिद्धांत को ही अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत अथवा निम्नवत छन्नीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। निस्यंदन या छिनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छन छन कर नीचे की ओर जाने से है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छिनाई से अभिप्राय समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने से है। वास्तव में निस्यंदन सिद्धांत के समर्थकों का यह विश्वास था कि समाज का निम्न वर्ग प्रत्येक क्षेत्र में समाज के उच्च वर्ग के व्यवहार का अनुसरण करता है। अतः यदि समाज के उच्च वर्ग को अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान तथा रीति रिवाज में शिक्षित कर दिया जाए तो कालांतर में उनके आचरण तथा व्यवहार का अनुसरण करके निम्न वर्ग इसी प्रकार के शिक्षा के प्रकाश से आलोकित हो जाएगा। बम्बई के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य फ्रांसिस वार्डन ने 1823 में इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए विचार व्यक्त किया कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अधिक उत्तम और निरापद कार्य होगा। सन 1830 में अपने एक परिपत्र में कंपनी के संचालकों ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा कि शिक्षा की प्रगति तभी संभव है जब उच्च वर्ग के उन लोगों को शिक्षा दी जाए जिसके पास अवकाश है, जिनको अपने देश के निवासियों का पर प्रभाव है। ईसाई मिशनरियों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए यह कहा कि यदि भारत के उच्च वर्ग को हिंदुओं को अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म का अनुयायी बना लिया जाए, तब निम्न वर्ग के व्यक्ति उनके उदाहरण से प्रभावित होकर स्वयं ही ईसाई धर्म अपना लेंगे। लॉर्ड मैकाले के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत के कई कारण प्रतीत हो रहे हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत की विशाल जनसंख्या वाले जनसाधारण वर्ग को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक धन नहीं था। उच्च वर्ग को शिक्षित करके उन्हें कालांतर में जनसाधारण को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। अंग्रेजों को ऐसे उच्च शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिन्हें विभिन्न पदों पर आसीन करके शासन को सुदृढ़ बनाया जा सके। उच्च वर्ग को विज्ञान, अंग्रेजी एवं पाश्चात्य आचारों विचारों की शिक्षा देकर जनसाधारण को प्रभावित किया जा सकता है। इस सिद्धांत ने भारतीय शिक्षा को एक निश्चित दिशा प्रदान की। देश में अंग्रेजों की उच्च शिक्षा प्रगति तेजी से हो गई, परंतु जिस उद्देश्य से इस सिद्धांत को अपनाया गया था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। शिक्षा का ज्ञान उच्च वर्ग से छन छन कर जनसाधारण तक नहीं पहुंच सका। इसका मुख्य कारण उच्च शिक्षित व्यक्तियों का एक पृथक वर्ग बन गया जो जनसाधारण को संपर्क नहीं रखना चाहते थे। वास्तव में शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरियां मिल जाती थी और उनके विचार, आदर्शों और मान्यताओं में परिवर्तन आ जाता था। वे अपने
को अन्य से श्रेष्ठ मानने लगते थे। सरकारी टुकड़ों पर पलने वाले इस वर्ग के व्यक्ति अपने ही निर्धन देशवासियों से संबंध विच्छेद कर लिया तथा वे कालांतर में उनका शोषण करने लगे। इस विवरण पत्र से प्रभावित होकर के मार्च 1835 में विलियम बेंटिक ने आदेश पत्र जारी किया। 1835 के आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम नीतिगत घोषणा थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले के विचारों का स्वागत करते हुए मैकाले के विवरण पत्र में प्रस्तावित शिक्षा नीति को अपनी स्वीकृति दी। लॉर्ड बेंटिक ने अपने 4 सूत्रीय आदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत के निवासियों में यूरोपियन साहित्य व विज्ञान को बढ़ावा देना है। शिक्षा के लिए निर्धारित समस्त धनराशि को अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय करना ठीक होगा, परंतु काउंसिल का मंतव्य देसी शिक्षा के किसी कॉलेज या स्कूल को समाप्त करने का नहीं है। प्राचीन कार्य के मुद्रण पर भविष्य में कोई धन नहीं व्यय किया जाएगा। समस्त अवशेष धन यहाँ के निवासियों को अंग्रेजी भाषा तथा विज्ञान की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देने में व्यय किया जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जारी किए गए इस आदेश पत्र ने भारत में शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु तथा शिक्षा का माध्यम निर्धारित किया। भारत में पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य के प्रचार प्रसार का प्रारंभ इसी आदेश पत्र के क्रियान्वयन की परिणति ही थी। इस प्रकार दोस्तों, हम लोगों ने आज मैकाले के विवरण पत्र, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत तथा 1835 के आदेश पत्र के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो वुड के घोषणा पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आपने इस वीडियो के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार।